डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसको ध्यानपूर्वक समझिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज मैं शुरू करता हूँ क्लास 9 का पहला लेसन और वो भी वह लेसन है एसएसटी का पहला लेसन जिसका हमारा नाम है फ्रांसीसी क्रांति। अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की तो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई क्यों, उसका कारण क्या था, हमारी फ्रांसीसी क्रांति का होने का मुख्य कारण क्या था। और जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 18वीं सदी में हुई थी। तो ये 18वीं सदी में जब हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसका होने का कारण क्या था, क्या कारण था। तो अगर मैं बात करूं तो फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले हमारी करूं तो ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो हमारी फ्रांसीसी क्रांति हुई तो फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हुई 14 जुलाई 1779। ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 1779 को यह क्रांति प्रारंभ हुई और बस्तील की घाटी से यह क्रांति हमारी प्रारंभ हुई थी और यह समाप्त कब हुई थी 18 जुलाई 1815। 18 जुलाई 1815 में यह जो क्रांति थी, यह क्रांति वाटरलू के युद्ध के साथ क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा प्रारंभ कब हुई, 18 जुलाई 1789 को बस्तील की घाटी से यह क्रांति प्रारंभ हुई और 18 जून 1815 को, ध्यान रखिएगा 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ यह जो क्रांति थी समाप्त हो। अगर हम बात करें तो इस क्रांति के संदर्भ में, तो इस क्रांति के संदर्भ में जो अगर हम बात करते हैं तो यह क्रांति हुई क्यों। तो इस क्रांति को अगर हम देखें तो इस क्रांति का कई कारण हैं। यह क्रांति हुई क्यों, तो इस क्रांति के कई कारण थे। अगर हम बात करें तो अगर 1715 ईस्वी में फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 23 मिलियन थी। अगर हम 23 मिलियन जनसंख्या को बांटे 3 ग्रुपों में, तो ध्यान रखिएगा 3 ग्रुपों में अगर हम बांट दें, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा। तो उस समय क्या था कि हमारे, अगर हम बात करें तो जैसे मार्केट में अगर आपको सामान मिल रहा है तो मार्केट में अगर कोई सामान आप लोगों को 1 रुपए का मिलता है ना, तो आप तो खरीद सकते हैं। लेकिन वही सामान अगर नीचे वर्ग के लोगों को 1 रुपए का सामान 10 रुपए का मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज को खरीद नहीं पाएंगे और खरीद नहीं पाएंगे और फिर क्या करने लगेंगे, एक युद्ध सा करने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे। धीरे धीरे यह झगड़ा क्या होता गया, एक क्रांति का रूप धारण करता गया। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 लोगों को मानते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया पादरी, ठीक है। दूसरा नंबर आपका हो गया अमीर आदमी, ठीक है। पादरी, अमीर आदमी और तीसरे वर्ग में रखते हैं हम क्या, तीसरे वर्ग में हम किसको रखते हैं, तो तीसरे वर्ग में हम किसको रखते हैं, आम जनसंख्या, ठीक है, आम जनसंख्या को रखते हैं। तो अगर हम बात करें तो पादरी, अमीर आदमी और आम जनसंख्या, तो आम जनसंख्या में कौन कौन आते हैं, तो आप लोग जानते हैं पादरी, ठीक है। जैसे अपने यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे क्या है, यहाँ पर मंदिर है और मंदिर में क्या है, मंदिर में ढेर सारे पुजारी होते हैं, ठीक है। अमीर आदमी क्या होता है, वो आप जानते हैं कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए ये लोग सोचते नहीं है। आम जनसंख्या पिसती कौन है, आम जनसंख्या यहाँ पर क्या होती है, पिसती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, है ना, अगर हम देखें तो इनमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और इनमें अगर टैक्स लगता है तो ये
घपला कर लेते हैं वो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन टैक्स अगर हार्डली टैक्स प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त किया जाता है? आम जनसंख्या से। और यही आम जनसंख्या होती है जो क्या होती है, उस टैक्स के दबाव पर क्या होते जाते हैं, दबते चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आम जनसंख्या, तो आम जनसंख्या में आपका कौन कौन से आ जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, आम जनसंख्या में आपका किसान, ठीक है, किसान के साथ साथ जो आप लोगों के रोजंदारी मजदूर होते हैं वो आप क्या जाते हैं। इसके बाद जो जॉब पे होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं वो आ जाते हैं। मतलब जो रोज काम करने वाले होते हैं, रोज काम करने वाले, रोज काम करके खाने वाले सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, ये जितने होते हैं ये सब कहाँ जाते हैं? आम जनसंख्या में आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो आम जनसंख्या और ये हमारे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो आम जनसंख्या के पास क्या होती है कि आम जनसंख्या के पास जमीन भी कम होती है। ठीक है, और इनके पास क्या होता है, पैसा भी ज्यादा होता है, जमीन भी ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये अपनी जरूरतों की चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं और ये आराम से पूरा कर लेते हैं। मीन्स अगर हम बात करें कि ये जो आम जनसंख्या है, आम जनसंख्या क्या करती है, टैक्स पे करती है, और ये टैक्स पे करती है तो कहाँ जाता है, ये इनके पास जाता है और इनके पूरे खर्च चलाता है। मीन्स हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने इनकम से कुछ % निकाल कर इनको देते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपना खर्च चलाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रांस की क्रांति विश्व की एक महान क्रांति थी। इस क्रांति ने केवल फ्रांस में ही नहीं अपितु समस्त यूरोप के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो केवल फ्रांस में ही नहीं बल्कि यूरोप के समस्त जनजीवन को क्या कर दिया था, इसने ध्वस्त कर दिया हुआ था। 18वीं सदी के फ्रांस के औद्योगिक उत्पादक व्यवसाय, व्यापार, साहित्य और कला के क्षेत्र में विकसित होते हुए भी क्रांति का मुख्य कारण वहां के साधारण वर्ग की स्थिति का अत्यंत दयनीय होना था। मीन्स यहाँ पर क्या था कि फ्रांस में क्या था, 18वीं सदी में फ्रांस में औद्योगिक उत्पादन सबसे ज्यादा हो रहा था, व्यवसाय अच्छा चल रहा था, व्यापार अच्छा चल रहा था, साहित्य और कला के क्षेत्र में ये भी विकसित था। ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या हुआ, ये क्रांति हुई क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मुख्य कारण वहां का साधारण वर्ग की स्थिति का अत्यंत दयनीय होना। मीन जो साधारण वर्ग के आदमी थे, जो साधारण वर्ग के लोग थे, वहां की जो जनसंख्या थी, वहां के जो आम आदमी थे, वहां पर क्या थे, उनकी जो दयनीय स्थिति थी वो क्या थी, बहुत कमजोर थी। राजाओं की निरंकुशता, अयोग्यता आदि की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण थे। क्यों अगर हम भाई आम आदमियों को अगर दबाएंगे, बड़े आदमी या अमीर आदमी आम आदमियों को दबाएगा तो क्या करेगा, वो भी विरोध करना चालू कर देंगे। भाई अगर हम काम लेते हैं, आम जनसंख्या से काम लेते हैं तो उन्हें उनके लेबर के हिसाब से हमें उनको पेमेंट पे करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी क्या होता था कि वो कर के रूप में उनकी जो पेमेंट होती थी वो भी काट लेते थे, उनको उनके हक का पैसा प्राप्त नहीं होता था। चलिए आगे देखते हैं। यह क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्तील की घाटी से प्रारंभ हुई तथा 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसको आउटलाइन कर लीजिएगा कि यह क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति कब चालू हुई, 18 जुलाई 1789, ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 1789 को यह क्रांति प्रारंभ हुई। कहाँ, बास्तील की घाटी से, और खत्म कब हुई, 18 जुलाई 1815 को वाटरलू के युद्ध के साथ क्या हो गई, ये जो आपकी क्रांति थी ये क्रांति समाप्त हो गई। अब बात करते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। ठीक है, कि 18वीं सदी में जो फ्रांसीसी समाज था वो कैसा था, तो ब्यूरो राजवंश के लुई, कौन सा, लुई 16वां ने 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजा के रूप में शासन संभाला। किसने, ध्यान रखिएगा, लुई ने। ठीक है, बूर्बो राजवंश के लुई ने
1774 में, ध्यान रखिएगा 1774 में फ्रांस के राजा के रूप में क्या किया, शासन संभाला। लुई 14 की शादी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एतोएंट से हुई। लंबे समय तक युद्ध होने के बाद फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। जितने भी उनके पास संसाधन थे, ले जाने वाले लाने वाले जितने भी संसाधन थे, वो क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे, जिसके राजकोष खाली हो गया था। ठीक है, अब जब साधन समाप्त हो गए, इनकमिंग आउटगोइंग उनकी बंद हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ, जितना भी राजकोष रखा हुआ था वो भी क्या हो गया, खाली हो गया। जैसे इस समय आप लोग देखते हैं कि कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 के चलते जितने भी अर्थव्यवस्था थी वो सब चौपट हो गई, जिसके कारण लोगों का जो रखा हुआ था, सेविंग रखी हुई थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो गई। और आज कई लोग खाने के लिए भी क्या है, मजबूर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब क्या होता है कि अभी भी आप देख लीजिए, ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, यह फ्रांसीसी क्रांति अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो इस क्रांति को आज के समय में हम इसको देख सकते हैं कि ये आज वही क्रांति चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई अभी भी देख लें तो ये जो हमारे ऊपर बैठे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, आज भी वही अपनी इनकम कर रहे हैं। मर कौन रहा है, गरीब किस्म का लोग मर रहा है। दूसरी चीज कि आज भी हमारा टैक्स लगना बंद नहीं हुआ है, टैक्स कंटिन्यू चल रहा है। लोगों की अर्थव्यवस्था बंद हो गई है लेकिन टैक्स लगना बंद नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। खाली हो गया। फ्रांस का समाज करों को बढ़ती दरों से परेशान थे। ठीक है, फ्रांस का जो समाज था वो जो कर बढ़ रहा था, उस कर के कारण वो क्या था, परेशान था। समाज की तृतीय वर्ग ही कर अदा करता था। ध्यान रखिएगा, जो तीसरे वर्ग का आदमी था केवल वही कर को अदा करता था। पहले और दूसरे वर्ग के आदमी कर को अदा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि इनका कर क्या था, माफ था। चलिए आगे देखते हैं। कर को अदा करते थे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित किया गया जो निम्नलिखित हैं। पहला, प्रथम स्टेज जो पादरी वर्ग था, ठीक है, यह वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। मीन्स जैसे हम लोगों के मंदिर अगर देखें तो हम लोगों के मंदिरों में क्या है कि हम लोगों के मंदिरों में रख रखाव या देखभाल करने के लिए वहां पर क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक चर्च में पादरी होता है जो वहां के रख रखाव को देखभाल करता है। इस वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को देने वाले करों में इन्हें छूट प्राप्त थी। मीन्स जो राज्य को कर दिया जाता था, ये जो पादरी थे राज्य को कर नहीं देते थे, इन्हें उस कर से छूट प्राप्त थी। हालांकि चर्च किसानों से टाइप नामक धार्मिक कर वसूलता था। मीन्स जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए, घूमने चले जाइए, तो जब आप घूमने जाते हैं तो आपको एंट्री फीस लगती है ना। बाहर अगर आप घूमने जाते हैं तो एंट्री फीस लगती है, वो एज अ टैक्स के रूप में है। ठीक है, तो क्या किया जाता था कि किसानों से टाइप नामक धार्मिक कर वसूला जाता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से से बरामद होता था। चर्च की अपनी सरकार एवं कर्मचारी होते थे। मीन्स जो चर्च में लोग रहते थे उन्हीं के क्या थे, चर्च में अपनी सरकार थी। मीन्स वो खुद का अपना नियम बनाते थे, वो बाहर का नियम या सरकार का नियम उस पर नहीं चलता। आज भी देख लीजिए कि आज भी आप मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पर जो उसका ट्रस्टी होता है वही क्या करता है, नियम को बनाता है, वही नियम को बिगाड़ता है। ठीक है, बाहर के लोगों का इस पर नियम या कानून पर कोई अधिकार नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो चर्च की अपनी सरकार एवं कर्मचारी होते थे। उच्च पादरियों को जीवन भोग्य विलास से परिपूर्ण था। मीन्स
जो उच्च वर्ग के पादरी थे, उच्च वर्ग के मीन्स जो सबसे बड़े गुरु होते हैं, वो गुरु क्या थे? वो गुरु पूरा जीवन योग विलास से परिपूर्ण था। उनको अच्छा ठाट बाट, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान सब कुछ होता है। आज जैसे आप लोग देख लीजिए कि आज आप शिरडी साईं बाबा ये बड़े बड़े आप मंदिरों में चले जाइए तो वहां आप देखिए तो जितने भी पुजारी होते हैं सारे के सारे पुजारियों का अगर घर देखें, ठीक है, तो उनका घर क्या है? उनका घर एक गरीब किस्म के या एक मिडिल फैमिली से भी बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि भाई उनका जो रख रखाव, रहन सहन सब कुछ है वो किसकी देन है? वो हम लोगों के टैक्स की देन है। हम लोग वहां पर देते हैं, हम लोग वहां पर उनकी फीस देते हैं और वो फीस सरकार को नहीं जाती है। वो फीस कहाँ चली जाती है? उनके कोष में चली जाती है, जिनका उपयोग ये लोग क्या करते हैं? अपने लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार इन पर टैक्स नहीं लगाती। और यही चीज ये बोल रहा था कि उस समय फ्रांस में पादरियों पर जो टैक्स लगाया जाता था वो टैक्स हीन थे, उन पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता था। अगर हम बात करें द्वितीय वर्ग का, द्वितीय वर्ग के लोगों का, तो इस पर आते थे कुलीन वर्ग। इस वर्ग के धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। धनी और कुलीन का मतलब है कि वे आदमी जो पैसे से, जमीन जायदाद से परिपूर्ण थे। या हम बात करें जो इन पादरियों की, या जैसे आप लोग हम बात करते हैं कि अगर कोई राजा महाराजा है, उनका उनके आसपास जितने भी सैनिक होते थे, ठीक है, जो उनकी रक्षा करते थे, ठीक है, उनका भी क्या होता था? वो भी टैक्स फ्री होते थे। तो यह वर्ग इस वर्ग के धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे जो जनता का शोषण करते थे। मीन्स वो क्या करते थे? जनता का शोषण करते थे। अब जैसे अगर हम किसी से मिलना है या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है या किसी बड़े आदमियों से मिलना है, तो उनके जो गेट कीपर होता था या तो उनका जो पीओ होता था, वो क्या करता था? उनसे मिलने के लिए हमसे घूस लेता था या हमसे क्या करता था? पैसे लेता है। इसी तरह से ये क्या करते थे? ये भी आम आदमियों से क्या करते थे? कर वसूलते थे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? जो जनता का शोषण करते थे, इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से भी छूट प्राप्त थी। ठीक है, जो राज्य को कर दिया जाता था ये भी उनसे क्या थे? छूट थे। इस वर्ग के सदस्यों को भी कुछ समंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे समंती कर जो ये किसानों से वसूल करते थे। इस वर्ग को जनता से भेंट लेने का अधिकार था। मीन्स अब ये क्या करते थे? समंती कर वसूलते थे। मीन्स क्या करते थे? ये जाते थे और किसानों से कर, मनमाना कर वसूलते थे। मीन्स उनको जितनी इच्छा होती थी, जिस किसान से जितनी इच्छा होती थी उतना कर वसूलते थे। और इनका क्या था कि समंती कर वसूलते थे और ये आम जनता से क्या कर सकते थे? भेंट भी ले सकते थे। मीन्स अगर वो चाहें तो कर के रूप में या भेंट कर के रूप में या पनिशमेंट के रूप में क्या करते थे? किसानों से या आम जनता से भेंट भी ले लेते थे। भाई अब जैसे हमने आपको प्रेशर दिया, जैसे आप लोग मूवी में जानते हैं, देखते हैं, है ना, कि अगर कोई बड़ा आदमी आता है या कोई पावरफुल व्यक्ति आता है तो वो केवल खड़ा हो जाता है और जो आम लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने कमाए हुए हिस्से से 100, 50, 20, 500 उठाकर जाकर उनको भेंट के रूप में दे देता है। इसी तरह से ये जो आप लोगों को द्वितीय वर्ग के या कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे वो करहीन थे। इनको एक अधिकार प्राप्त था कि ये किसानों से कर वसूलते थे और इन्हें एक अधिकार और प्राप्त था कि आम जनता से जाकर क्या ले सकते थे? भेंट ले सकते थे। अब आता है तीसरा वर्ग, मुख्य वर्ग। ध्यान रखिएगा, यही हमारा मुख्य वर्ग है जिसके कारण क्रांति उत्पन्न हुई। वो क्या है? आम जनता। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तृतीय स्टेज जनसंख्या के विशेष बचे हुए लोग। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें 97% व्यक्ति आम व्यक्ति होता है और केवल 3% ही व्यक्ति हमारे ये उच्च वर्ग के लोग होते हैं। ठीक है, तो 97% की अब हम बात करते हैं। तो जनसंख्या के विशेष बचे हुए लोग तृतीय स्टेज में सम्मिलित हैं, जैसे बड़े व्यापारी, अदालतीय कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, ठीक है, रोजमर्रा में काम करने वाले व्यक्ति, ये जितने भी होते हैं ये सब आपके किस में आते हैं? तृतीय वर्ग में आते हैं।
इस वर्ग से संबंधित लोगों के विशेषाधिकार सम्मिलित थे तथा इन्हें राज्य को सीधा कर देना पड़ता था। ठीक है, अब इन्हें किसी भी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं थी, इन्हें अपने कमाई से, अपने द्वारा उपजाऊ फसलों से या जो ये कमाते थे उनसे क्या करना पड़ता था, सीधे सरकार को क्या करना पड़ता था, सरकार को सीधे कर देना पड़ता था। आगे देखिए, सरकार को सीधा कर देना पड़ता था। तृतीय स्टेज के सभी सदस्यों को टाइड नामक धार्मिक कर भी चुकाना पड़ता था। मीन्स वो क्या करना पड़ता था, धार्मिक कर। मीन्स धार्मिक कर का मतलब है कि ये जाकर चर्च में अगर जाते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, तो वहां पर दान दक्षिणा के रूप में भी कर देते थे। ये लोग कुलीनों को राजनीतिक तथा सामाजिक विकास में बाधक मानते थे। ठीक है, तो ये जो आम वर्ग के लोग होते हैं, ये आम वर्ग के लोग क्या करते थे, इनको ये मानते थे कि ये सामाजिक विकास में क्या है, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। अब अगला टॉपिक है हमारा कि फ्रांस में जीवन के लिए संघर्ष। ये जो आम आदमी थे, ये आम आदमी भाई आप कब तक दबाते रहोगे, आम आदमियों को कब तक दबाते रहोगे, कब तक उनसे वसूली करते रहोगे। एक समय ऐसा आएगा कि क्या होगा कि आप जो अपना पावर दिखा रहे हैं, उस पावर का विरोध करने के लिए ये लोग सामने आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कब तक दबते रहेंगे, है ना भाई। आप किसी को तब तक दबा सकते हो जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगली जनरेशन आपकी अगर पढ़ी लिखी आ रही है तो क्या होगा कि आपका वो विरोध करना चालू कर देंगे। और यहाँ भी यही हुआ कि जब आम आदमियों में कुछ लोग कैसे हो गए, पढ़े लिखे हो गए या उन्हें समझ आने लगा, तो इन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना चालू किया और यहीं से आपकी फ्रांसीसी क्रांति क्या हो गई, चालू हो गई, जिसको अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मेरे द्वारा बनाई गई या बताई गई वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक करना बनता है, तो जरूर लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।